बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारत में लोक प्रशासन। आज हम अपने लेक्चर में भारत में बजट संबंधी प्रक्रिया को समझना आरंभ करेंगे। हमारे देश के अंदर बजट केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। हमारे देश के अंदर इसमें वित्त मंत्री और मंत्री परिषद हमारे मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। बजट अनुमान तैयार करने का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से 7-8 माह पूर्व शुरू हो जाता है। यानी बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च का बनना है तो 1 अप्रैल से 7-8 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। बजट की तैयारी शुरू हो जाती है। प्रशासकीय मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों से वित्त मंत्रालय को प्रशासकीय आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग हम बोलेंगे, नीति आयोग की योजनाओं की प्राथमिकता के संबंध में मंत्रणा देता है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्राक्कलन तैयार करने हेतु लेखा कौशल उपलब्ध कराता है। तो बजट अनुमान तैयार करने की शुरुआत वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई या अगस्त में शुरू हो जाती है, जब वह विभिन्न प्रशासकीय मंत्रालयों तथा विभागाध्यक्षों को व्ययों के प्राक्कलन तैयार करने के लिए एक प्रपत्र भेजता है। विभागाध्यक्ष इन छपे हुए निर्धारित प्रपत्रों को स्थानीय कार्यालयों को भेज देता है और प्रपत्र में निम्नलिखित खाने या निम्नलिखित शीर्षक हो सकते हैं, जैसे विनियोगों के शीर्ष तथा उपशीर्ष, गत वर्ष की वास्तविक आय तथा व्यय, वर्तमान वर्ष के स्वीकृत अनुमान, वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान, आगामी वर्ष के बजट प्राक्कलन तथा घटा बढ़ी का विस्तार। स्थानीय कार्यालयों द्वारा यह प्रपत्र तैयार करके प्रशासकीय मंत्रालयों से संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है। विभागों के अध्यक्ष प्राक्कलनों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए आवश्यकता अनुसार संशोधन करके अपने अपने विभागों के लिए इन्हें समेकित या एकीकृत कर देते हैं। इसके बाद प्रशासकीय मंत्रालय इन प्राक्कलनों को नवंबर के मध्य में वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर देते हैं। प्रत्येक विभाग अपने प्राक्कलनों की एक प्रतिलिपि भारत के महालेखापाल के पास पहुंचा देता है। इस कार्यालय में विभिन्न मदों की जांच की जाती है। उसके पश्चात महालेखापाल अपनी टिप्पणियां वित्त मंत्रालय के पास भेज देता है। प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा प्रेषित बजट अनुमानों को मोटे रूप से 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो स्थायी अथवा अस्थायी, नहीं स्थायी अथवा स्थायी नहीं, स्थायी प्रभार एवं स्थायी व्यय, स्टैंडिंग चार्जेस, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट्स के जैसे वेतन भत्ते संबंधित, इनका इससे संबंधित अनुमान सूक्ष्म पुनरावलोकन हेतु वित्त मंत्रालय के बजट संभाग को भेजे जाते हैं। दूसरा, कंटिन्यूइंग स्कीम्स, प्रचलित योजनाएं अथवा कार्यक्रम। दूसरे भाग में वे विषय रहते हैं जो वर्ष प्रति वर्ष निरंतर चलते रहते हैं। इन प्रचलित योजनाओं के प्राक्कलनों की जांच व्यय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा किया जाता है। इस सूक्ष्म परीक्षण द्वारा यह देखा जाता है कि जारी योजनाओं में कहां तक प्रगति हुई है, उनके संबंध में की गई वचनबद्धताएं कहां तक पूरी की गई हैं। यह परीक्षण निरंतर चलता रहता है। फिर आती है बात नई योजनाओं की। वित्त मंत्रालय द्वारा प्राक्कलन की वास्तविक जांच इसी क्षेत्र में की जाती है। नवीन योजनाओं के संबंध में संसाधनों के आधार पर विभिन्न मदों की प्राथमिकता के संबंध में विचार किया जाता है। इस बारे में योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से भी सलाह ली जाती है।
वित्त मंत्रालय द्वारा बजट जांच क्रिया का मूल्यांकन। भाई, जब वित्त मंत्रालय के पास ये सब अनुमान या प्राकलन पहुंच जाते हैं तो वित्त मंत्रालय के बजट विभाग इनकी सूक्ष्म जांच करना शुरू कर देता है। उस समय इनके पूंजीगत अनुमान जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या जो उनके बारे में जो सीमितता है, यानी उनकी जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उन पे क्या सीमाएं लगेंगी इन प्राकलनों में, और उनको फिर प्राथमिकता के अनुसार उनकी छंटनी की जाती है। तो उस समय ये प्रश्न उठते हैं कि भाई, जैसे ये जो प्रस्तावित जो व्यय है वो क्या अपरिहार्य है, बहुत जरूरी है क्या, या इस प्रकार के व्यय के अभाव में काम कैसे चल सकता है, पहले कैसे चल रहा था, अब ये जरूरी है क्या, या किन कारणों से अब तक इस व्यय की आवश्यकता महसूस नहीं की गई, या दूसरे अन्य स्थानों पर इसके बिना कैसे काम चलता है, या प्रस्तावित व्यय के लिए वित्तीय साधन कहाँ से प्राप्त होंगे। ऐसे कुछ प्रश्नों को जब कोई भी नया खर्चा प्रस्तावित होता है, कोई न्यू स्कीम अगर प्रस्तावित होती है, तो उसके बारे में ये चर्चाएं वहाँ वित्त मंत्रालय के अंदर होती हैं और फिर उस पे प्राथमिकताएं तय की जाती हैं। और अब आय का अनुमान कैसे लगे। जब आय के अनुमानों का कार्य पूरा हो जाता है, व्यय के अनुमानों का कार्य पूरा हो जाता है, तो सरकारी आय का, राजस्व का अनुमान तैयार करना शुरू किया जाता है। बजट के व्ययों को पूरा करने के लिए साधन जुटाना तो अति आवश्यक कार्य है, लेकिन अन्य जो, जैसे कुछ कर तो स्थायी हैं जो राजस्व देते हैं, और कुछ अन्य कर जैसे कि प्रतिवर्ष प्राधिकृत किए जाते हैं संसद द्वारा, जैसे आयकर, सीमा शुल्क वगैरह। तो वित्त मंत्रालय आयकर विभाग, सीमा शुल्क विभाग तथा केंद्रीय उत्पादन कर विभाग से विगत वर्ष में संग्रह की गई सरकारी आय के आंकड़ों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संभावित सरकारी आय का अनुमान लगाने के लिए कहता है, और इसके आधार पर नए कर लगाए जा सकते हैं, पुराने करों को समाप्त किया जा सकता है, अथवा वे घटाए या बढ़ाए भी जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय समस्त विभागों की अभियाचिकाओं, ये डिमांड्स जो होती हैं, उनको एकत्रित करके तथा वित्तीय नीति संबंधी मामलों से संपूर्ण मंत्रिपरिषद में निर्णय लेकर आय व्यय का लेख पत्र अथवा दस्तावेज तैयार करता है। इसे बजट कहते हैं। बजट के दो भाग होते हैं, आय संबंधी भाग और व्यय संबंधी भाग। अतः वित्त मंत्रालय संसद में प्रस्तुत करने के लिए एक नहीं बल्कि दो विवरण पत्र तैयार करता है। एक तो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र, तथा दूसरा अनुदान की मांगे, ग्रांट्स, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। वित्त मंत्री जो भारत के राष्ट्रपति की ओर से फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं, उनके लिए एक भाषण बजट भाषण कहलाता है, वह देते हैं। वित्त मंत्री का बजट भाषण अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रसंग में भारत सरकार की विभिन्न निधियां एवं ऋणों से प्राप्त होने वाले आय के संबंध में संक्षिप्त परिचय हम अभी इस समय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे सबसे पहली बात तो ये आती है कि भारत में एक कंसोलिडेटेड फंड बनाया हुआ है। हमने संविधान के अनुच्छेद 216 के अंतर्गत भारत सरकार को किसी भी स्रोत, विभिन्न प्रकार के ऋणों, निक्षेप या धरोहर आदि से प्राप्त होने वाली समस्त आय जो कि निधि में जमा की जाती है, उसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। संसद द्वारा स्वीकृत कानूनी व्यय इस निधि में से रुपया निकाल कर पूरे किए जाते हैं, किंतु संचित निधि से कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि पार्लियामेंट, संसद द्वारा विधिवत पास किए गए किसी धन विनियोग कानून के अंतर्गत उस खर्च की करने की स्वीकृति नहीं दी गई हो। यानी जो हमारे देश के अंदर जितना भी पैसा इकट्ठा होता है करों से तथा अन्य स्रोतों से, जो कि ऋण भी हो सकते हैं, उन्हें हम भारत की संचित निधि में जमा करते हैं, और इस भारत की संचित निधि से हम तभी पैसा निकाल करके, रुपया निकाल करके खर्च कर सकते हैं जबकि हमारे पास संसद की
अनुमति हो उस बारे में। एक धन विनियोग विधेयक के द्वारा एक 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 अप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा इसको खर्च करने की हमें हमारे पास अगर संसद ने अप्रूवल दे दिया हो तो हम इसमें से खर्च कर सकते हैं। अब दूसरा होता है आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड। ये तो हमने बताया आपको भारत की संचित निधि। संचित निधि में से संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता है, किंतु युद्ध, बाढ़, सूखा आदि से कई बार ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके लिए सरकार को एकदम प्रचुर मात्रा में धन का व्यय करने की आवश्यकता होती है। संसद द्वारा इसके लिए किसी कानून द्वारा व्यवस्था नहीं होती है। ऐसी स्थिति में काम चलाने के लिए आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है। यह राष्ट्रपति को एक प्रकार से स्थायी रूप से दी गई अगाऊ धन की राशि या पेशगी है, जिससे राष्ट्रपति सर्वथा अकल्पित आपत्तियों का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक व्यय इस निधि से उस समय तक कर सकें जब तक इसके लिए संसद की आवश्यक स्वीकृति नहीं ली जाती है। इस निधि को सन 1950 के आकस्मिक निधि कानून द्वारा स्थापित किया गया था। इस समय इस निधि के लिए संसद द्वारा प्राधिकृत कुल राशि 50 करोड़ रुपए है। इसका संचालन राष्ट्रपति के नाम से होता है। अब ये राशि बढ़ा दी गई है होगी। हम इसमें यह बताना चाह रहे हैं आपको कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर सारे टैक्सेस, ऋण वगैरह सब हमारे देश के अंदर जितने भी आय के स्रोत हैं उनसे जमा होती है राशि, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संसद की स्वीकृति के बगैर पैसा नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन जब आपत्ति आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, बाढ़, तूफान, भूकंप या युद्ध की स्थिति ऐसी आ जाए जिस समय आकस्मिक आपको पैसे की जरूरत है और संसद से आप जाके परमिशन लाने का टाइम नहीं है, समय नहीं है, वो प्रक्रिया लंबी है, तो आकस्मिक निधि से जो राष्ट्रपति के नाम पे से जमा होती है, राष्ट्रपति के नाम पे रखी हुई होती है, उससे हम राष्ट्रपति उसे स्वीकृत करके उसे वैसे उसकी स्वीकृति सेक्रेटरी फाइनेंस कर सकते हैं और उसको खर्च कर सकते हैं। और दूसरा, अब इसके बाद हम देखते हैं लोक लेखा के बारे में। करों तथा ऋणों से होने वाली आय संचित निधि में जमा होती है, किंतु भारत सरकार की अन्य निधियों से प्राप्त होने वाली आय भारत के लोक लेखा में जमा होती है। इनमें बचत योजनाओं से प्राप्त धन के रूप में जमा की गई राशियां, भविष्य निधि तथा विभागीय निक्षेप और एक खजाने से दूसरे खजाने को भेजी जाने वाली राशियां होती हैं। इन राशियों की प्राप्ति से वास्तविक आय में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार से प्राप्त भविष्य निधि या बचत आदि की राशियां ऐसा अमानती धन है जिसे बाद में सरकार द्वारा वापस करना पड़ता है। अतः लोक लेखा में अथवा आकस्मिक निधि से भुगतान के लिए संसद या विधानसभाओं से किसी प्रकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो लोक लेखा कौन सा अकाउंट हो गया? पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट हुआ है जहां हम कोई जैसे जमा योजनाएं हैं देश की, या भविष्य निधि है, प्रोविडेंट फंड है, या विभागीय कोई पैसा है जो एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उनको हम लोक लेखा में रखते हैं और इसके लिए हमें पार्लियामेंट से कोई भी अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो हमें खर्च करने के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन लोक लेखा से हमें लेने में जरूरत नहीं होती है। अब हम आते हैं पार्लियामेंट से संसद की स्वीकृति बजट को कैसे मिलती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि उसका प्रस्तुतिकरण होता है। तो सभी लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका द्वारा तैयार किए जाने के बाद बजट संसद में विचार एवं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। संसद में बजट प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यपालिका मंत्रिमंडल का होता है और यह वित्त मंत्री करते हैं, और कई बार प्रधानमंत्री खुद ही वित्त मंत्री के रूप में इसे पेश करते हैं। तो यहाँ स्पष्ट करना उचित होगा कि सामान्य विधेयक, ऑर्डिनरी बिल तथा वित्त विधेयक में एक आधारभूत अंतर होता है, और आम विधेयक में सरकार के लिए कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित होते हैं, जबकि वित्त विधेयक में ऐसे कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकार को धन राशि खर्च करने का अधिकार दिया जाता है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 से 117 तक वित्त विधेयक बाबत अग्र प्रावधान
कुछ प्रावधान हैं और उनके अनुसार यह बजट का जो मनी बिल है वो हम धन विधेयक पेश करते हैं। तो सबसे पहले पहले तो उसका बजट में लोकसभा में इसका प्रस्तुतिकरण होता है, जिसका संचालन नियम संख्या 207(1) क्लॉज 2 में बजट प्रस्तुतिकरण होता है और कुछ दिन पश्चात आम चर्चा का दिशा निर्देश करते हुए कहा गया है कि सदन को इस बात की अनुमति होगी कि वह संपूर्ण बजट अथवा उसमें प्रस्तावित सिद्धांत के किसी प्रश्न के बारे में विचार विमर्श कर सके, परंतु इस समय कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा एवं न ही सदन में बजट पर मतदान किया जा सकेगा। तो सबसे पहला तो है बजट में प्रस्तुतिकरण, संसद में प्रस्तुतिकरण और विभागीय स्थायी समितियों द्वारा बजट की समीक्षा। अब यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि बजट सत्र 2 चरणों में विभाजित होता है। प्रथम चरण में रेल मंत्री और वित्त मंत्री संसद में अपने बजट प्रस्तुत करते हैं। चरण में संसद का अल्पकालीन सत्र आयोजित किया जाता है और फिर उसके बाद जो प्रस्तुत हो जाने के बाद अब रेल बजट अब अलग तो रहा नहीं है। हमारा रेल बजट पहले अलग हुआ करता था, तो रेल मंत्री अलग बजट पेश करते थे, लेकिन अब क्योंकि जनरल आम बजट के अंदर ही रेल बजट को भी शामिल कर लिया गया है, तो हमारे वित्त मंत्री ही रेल बजट को भी प्रस्तुत उसी में शामिल करते हैं जैसे कोई अन्य विभाग का बजट शामिल होता है। और इसके बाद विभागीय समितियां हैं हमारे यहाँ पे, स्थायी समितियां हैं 17, जो हम उसके अंदर से इनका चर्चा, उनको इसका प्रतिवेदन देना होता है। तो अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए इनके पास, इन समितियों के सम्मुख ये कार्य चला जाता है। तो इसके बाद हम वोटिंग ऑन डिमांड्स पर हम डिस्कस करेंगे अगली चर्चा में। आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली चर्चा के अंदर हम वोटिंग ऑन डिमांड्स पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।